नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। कई बार कमेंट्स में मुझसे पूछे गए कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, जबकि मैंने अपने एक वीडियो में क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना जो है एक आर्ट है, एक कला है। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में कभी भी आप क्वेश्चन लिख कर नहीं लेकर जा सकते। क्वेश्चन अगर लिख कर भी लेकर जाते हैं तो कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं या वकील फंस जाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 सवालों के 2 आंसर आ जाते हैं। फिर आप अगला अगर क्वेश्चन लिख कर ले गए तो फिर आप गलती क्या करते हैं, रिपीटेशन में दूसरा क्वेश्चन पूछ डालते हैं जबकि उसका आंसर पहले ही आ चुका है। तो इसी के बारे में बताऊंगा आज। ये वीडियो नंबर 1 होगा जिसमें कि क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। और आज 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस में वाइफ जब डालती है तो वाइफ से क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछें जिससे कि मेंटेनेंस ना बंधे या मेंटेनेंस कम से कम बंधे या फिर मेंटेनेंस को डिनाई किया जा सके, इन सब के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आए आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि बेनिफिट या फ़ायदा आपको मिल सके, या जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये शेयर करें जिससे वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए चलता हूँ कंटेंट की तरफ। जी हाँ, 125 सीआरपीसी में अक्सर हमने देखा है कि पत्नी केस डालती है अपने पति के ऊपर और मेंटेनेंस का अमाउंट बहुत बढ़ा चढ़ा के मांगती है। एक व्यक्ति जो सैलरीड है, जो जॉब करता है, उसकी अर्निंग 10,000 या 12,000 या 25,000 या 50,000 जो भी सैलरी उसके अकाउंट में आती है या सैलरी स्लिप के अनुसार आती है, उसके अलावा भी पत्नी उसके कई सारे इनकम्स दिखाती है, जैसे कि रेंटल इनकम हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, और भी कई तरह के बिजनेस से इनकम हो गया, साइड बिजनेस करते हैं जी उससे भी इनकम आता है, जिससे कि मेंटेनेंस अमाउंट बढ़ सके। खैर, मेंटेनेंस जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है और एक इंटरिम मेंटेनेंस होता है। परमानेंट मेंटेनेंस जो होता है केस खत्म होने के बाद बनता है, वो फाइनल डिसीजन पर होता है, और जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो तो पहले बन जाता है। पहले जो बनता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले बनता है। उसमें दोनों ही पति पत्नी के इनकम्स और खर्चों को एनालिसिस करने के बाद जज जो है अपनी तरफ से एक इंटरिम मेंटेनेंस बांध देते हैं कि हाँ भैया, आप हर महीने अपनी पत्नी को या बच्चों को इतना पैसा आप हर महीने देंगे। परंतु जब ये मेंटेनेंस बन जाता है उसके बाद में केस आता है गवाहियों पर। पत्नी उसमें एविडेंस बाय ऑफ एफिडेविट फाइल करती है। एफिडेविट फाइल करने के बाद वो जो भी पिटीशन में लिखा होता है वो सारी चीज़ें अगेन एविडेंस बाय ऑफ एफिडेविट में लिखती है और बकायदा जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर उसके पास हैं वो लगाती है और फिर विटनेस बॉक्स में आती है। क्रॉस एग्जामिनेशन को कई जगह पे जिरह भी कहते हैं, या हिंदी में हम कहें जैसे कि दिल्ली छोड़कर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज छोड़कर जो अदर स्टेट के कोर्ट्स हैं वहाँ जिरह करना कहते हैं इसे, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करना कहते हैं इसे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल होने चाहिए? सबसे पहले जब क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए तो पिटीशन को बड़े ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद उसमें डेट्स जो लिखी हुई हैं उन सब को पिटीशन में या तो मार्क कर लें या फिर अलग पेज पर नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्टार्ट करें। सबसे पहले पत्नी का क्वालिफिकेशन के बाद शादी कब हुई थी। अच्छा, एक बात बता दूं, क्रॉस एग्जामिनेशन करने में सबसे एक अहम बात जो होती है, विटनेस को परेशान करना, हराश करना, यानी विटनेस को ऐसे क्वेश्चन पुटअप करना जिससे उसका मेंटली बैलेंस बिगड़े और वो उल्टा सीधा कोर्ट में बोलना शुरू कर दे या फिर आपके सवालों का गलत जवाब देना शुरू कर दे। आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें कि विटनेस परेशान हो जाए और विटनेस परेशानी में आके उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर दे और उल्टे सीधी बातें बोलना शुरू कर दे। अक्सर एक अच्छा लॉयर जो होता है, एक अच्छा एडवोकेट जो होता है, जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखता है और कोशिश करता है कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएं या डाले जाएं या पूछे जाएं जिससे कि विटनेस जो है परेशानी में आए और उनका गलत जवाब देके जाए। तो सबसे पहले आपने उसका डिटेल पूछ लिया, शादी का, मैरिज का और क्वालिफिकेशन पूछ लिया। उसके बाद आता है क्या शादी के पहले आपने कभी जॉब की है, नहीं की है,
या जॉब करने की कोशिश की थी, नहीं की थी, कोई रिज्यूमे आपने बनाया था, कहीं अपलोड किया था, नहीं किया था। इनके जवाब आने के बाद में शादी के बाद कितने दिनों बाद से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। अक्सर डिस्प्यूट्स हमने देखा है कि दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ आपसी मतभेद, या तो ईगो प्रॉब्लम कह लें, या बाहर एडल्ट्री में होना कह लें, या फिर घर के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल ना बैठना कह लें, या फिर जॉइंट फैमिली में ना रहकर अलग रहने की डिमांड को कह लें। इस वजह से अक्सर जो है डिस्प्यूट पैदा होते हैं एक गृहस्थी में, बसी बसाई गृहस्थी में। और ये डिस्प्यूट अक्सर लड़कियों की तरफ से ज़्यादा किए जाते हैं पति के ऊपर, जिससे कि पति जो है उनकी डिमांड्स को पूरी करे। अगर नहीं पूरी करता तो उनके ऊपर ये सारे केसेस, मेंटेनेंस, डिवी एक्ट, दहेज के मुकदमे, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। नाउ ये 3-4 क्वेश्चन बताए। इसके बाद आती है कि जो डिस्प्यूट हुए क्यों हुए, उनके रीज़न क्या थे, अगर डिस्प्यूट हुए तो किस तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ, किसके किसके द्वारा किया गया, आपने कोई कंप्लेंट की, आप फ़ोन यूज़ करती थी, नहीं करती थी, आपने कोई कंप्लेंट डाली, नहीं डाली, कंप्लेंट डाली तो उसकी रिसीविंग है, नहीं है, जिस समय झगड़ा हुआ उस समय अगर फ़ोन था तो फ़ोन से आपने किसी को सूचना दी, सूचित किया, नहीं किया, अगर सूचित किया तो उन्होंने क्या किया, उस पर क्या उसका रिजल्ट निकल के आया। इसके बाद में आपने घर कब छोड़ा, कौन लेने आया था, अंत समय में क्या हुआ था जो आपको घर छोड़ना पड़ा, या इन्होंने निकाला तो कौन गया था आपको लेने के लिए, कैसे आप अपने मायके तक पहुंची, जब आप वहां रहती थी तो क्या ये आपको पैसा देते थे या नहीं देते थे, कितना देते थे, कितने में आपका घर चलता था, कितने में आप घर चलाती थी, कितने में आप किचन चलाती थी। इन सारे क्वेश्चनों के बाद में अंत में उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको 4-5 सवाल दागने हैं, जिसमें से कि आप चाहें तो जॉब कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। कई सारे बहाने बनाती हैं वाइफ, जैसे कि बच्चा छोटा है या फिर मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो सिंपली उसमें सजेशंस देने हैं कि आप जॉब कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आप इतनी एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं। ये सारे सजेशंस के पॉइंट्स हैं। क्रॉस करना कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता क्रॉस में कि नहीं आपको ये पूछना ही पूछना है। यू हैव टू रियलाइज कि विटनेस ने क्या जवाब दिया है और क्या अगला क्वेश्चन आपका होना चाहिए। यानी पूरा का पूरा गेम समझने की कोशिश कीजिएगा, ये माइंड का है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहाँ होना चाहिए और आपके दिमाग में अगला आंसर दे, या आंसर जैसे ही आया अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए कि आप उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पुट अप करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये जनरल क्वेश्चंस हैं। कई बार लड़की ये कहती है कि मेरे घर वालों से दहेज मांगा, या मुझसे दहेज मांगा, या मेरे परिवार को इन्होंने दहेज के लिए परेशान किया, मुझे परेशान किया। तो सिंपली उसमें उनकी इनकम को एनालिसिस करने के ऊपर क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे कि आपके फादर क्या करते थे, आपके परिवार की एनुअल इनकम कितनी है। जैसे लड़की कई बार एलिगेशन लगाती है कि हमने दहेज दिया जी, बहुत ज़्यादा, इतना दहेज दिया, देते 2 लाख है या गिफ्ट में 2 लाख रुपए है तो उसको 10 लाख रुपए बताते हैं, 20 लाख रुपए बताते हैं। तो उसमें एनालिसिस करना होता है कि आपने कितने पैसे दिए और कितने लोग आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर्स हैं। मान लीजिए अर्निंग मेंबर्स आप महीने का देख रहे हैं कि 50,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आ रहा है या 25,000 रुपये आ रहा है। अर्निंग मेंबर्स फादर ही हैं जी, फादर का 20,000 रुपये मिलता था। अब 20,000 रुपये में 10 लाख रुपए का दहेज का सामान और 10 लाख रुपए कैसे दिए गए? क्या फादर ने कहीं से लोन लिया? कोई लोन एग्रीमेंट आप पेश कर सकती हैं। क्या फादर ने बैंकों से लोन लिया तो उसका कोई लोन डिटेल वगैरह दे सकती हैं। किसी से मांगा तो क्या आपने कोई लोन एग्रीमेंट वगैरह बनाया, नहीं बनाया, वो चीज़ें मांगा जा सकता है। जो दहेज दिए गए उनके बिल्स को वेरीफाई करवाया जा सकता है, उनके बिल्स के बारे में पूछे जा सकते हैं सवाल। कोई अगर कंप्लेंट दी है तो उस कंप्लेंट में कौन कौन सी बातें क्या क्या लिखी हैं और क्या क्या नहीं लिखी हैं, और मेन पिटीशन में क्या क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है, इन दोनों को एनालाइज करना और इन दोनों को कंट्राडिक्ट करना, ये एक अच्छे लॉयर का काम है। अगर आप पिटीशन और कंप्लेंट को ही कंट्राडिक्ट कर दें तो उसमें कई सारी ऐसी कमियां आ जाएंगी जिसमें कि विटनेस परेशान हो जाएगी, और आप उसको बताइए कि देखिए जी ये चीज़ें आपको साथ नहीं हुई थी, इसलिए ये चीज़ें यहाँ लिखी है, यहाँ नहीं लिखी है। आप झूठ बोल रही हैं इसलिए कंप्लेंट में आपने ये बात लिखी थी, पिटीशन में ये बात नहीं लिखी है। जब आप ऐसे ऐसे वर्ड झूठ बोल रही हैं, आप के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो कई बार क्या होता है विटनेस परेशान होता है, विटनेस उसमें हौस-पौच होगी और लास्ट में वो
आप पूछना कुछ और चाहेंगे या पूछेंगे कुछ और, जवाब कुछ और निकल के आएगा, आपके फेवर की चीज़ें निकल के आएंगी, उसको आपको लिखवाना होगा, उसको आपको डलवाना होगा अपने जिरह में, जवाब में लिखवाना होगा उन चीज़ों को। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार मेंटेनेंस बनने के पहले, जब ये क्रॉस, फाइनल मेंटेनेंस बनने के पहले जब ये क्रॉस होता है, तो क्रॉस में लड़की का क्रॉस करने के बाद उसके पेरेंट्स भी आते हैं, उनसे भी कई सारे सवाल बनते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये लड़की का खासकर था, कोशिश ये करना है। और इसके बाद जब वो कहती है कि बिजनेस, हाँ जी कहाँ था इनका दुकान या कौन सा बिजनेस करते हैं ये, उसके बारे में पूछिए, उस पर सजेशंस दीजिए कि नहीं इनका कोई बिजनेस नहीं है, ये यहीं जॉब करते हैं, इनके पास कितने बजे से कितने बजे तक जॉब करते हैं, ये टाइमिंग पूछ लीजिए। आपको पता होगा आपके पति हैं कितने बजे जाते हैं और कितने बजे वापस आते हैं, वो टाइमिंग आ जाएगा। उसके बाद कौन सा बिजनेस हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपने ये झूठ बोला है कि रात को 9 बजे आके 8 बजे आके कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता, कोई दुकान नहीं खोली जा सकती, आपने इसका मतलब ये झूठ बोला है। अब क्या कभी आप खेतों में गई हैं देखने के लिए, क्या कभी आपके पति खेतों में काम करने गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, जिससे कि उसको झूठा साबित किया जा सकता है और झूठा साबित करके आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। और कल को उसकी अगर पिटिशन झूठी साबित हो जाती है या उसको अगर पूरी तरह से झुठला देते हैं या झूठा साबित कर देते हैं अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से, तो हो सकता है कि कल को मेंटेनेंस ना बंधे या बंधे तो बिल्कुल ही लेस अमाउंट बंधे, जितना कि आपकी सैलरी है उससे उसका 1/3, वाइफ एलिजिबल है लेने के लिए तो 1/3 ही बंधे, इससे ज़्यादा ना बंधे। ये था 125 में क्रॉस करने का तरीका और क्रॉस एग्जामिनेशन करने का तरीका। उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं या बताए हैं आपको, इनसे आपको आने वाले समय में अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलेगी। तो इन सब के अलावा भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि और केसेस में कैसे क्रॉस करना है और कैसे कैसे सवाल आने चाहिए, क्या क्या आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत ये हेल्पफुल होगी और नॉलेज मिलेगा आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। अंत में चलने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ आप तक सही समय पर और पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।